फॉर्म टारगेट बोर्ड में सभी को गुड मॉर्निंग मेरी तरफ से, और जल्दी से लाइव आ जाइए। और आज आप लोगों का हिंदी का सेंटअप एग्जाम भी है, तो उसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका पेपर अच्छा हो, अच्छा पेपर जाए, आपकी तैयारी आपको पता चले कि कितना है कितना नहीं है और कितना मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है ना बच्चा? तो सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड्डू राज जी, आयशा जी, वालेकुम अस्सलाम, सत श्री अकाल, जिसका जो नाम सबका सब स्वागत, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जल्दी आइए। चलो ठीक है बच्चा। सर मेरा नाम लीजिए, ठीक है, शमीर आलम जी। स्नेहा झा जी, सादर प्रणाम, आपका स्वीकार। आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। जय महाकाल बबलू जी, गुड मॉर्निंग बच्चा, प्रणाम। गौरी वर्मा जी, गौरव तुषार, निकल गया कमेंट आपका। राधे राधे गुरु जी, विकास जी, धीरज कुमार, अरे बाप रे, पढ़ने को बेकरार हैं ये। राम बच्चा, सभी को गुड मॉर्निंग, जल्दी से लाइव आ जाइए। कल जो हम लोग पढ़े थे उसमें को बनाने की प्रैक्टिस आप लोगों को करनी चाहिए, और उसकी प्रैक्टिस रखिएगा, नहीं तो प्रैक्टिस छूट जाएगी तो फिर बनेगा नहीं, ठीक है ना? तो वैसे ही आज कुछ चीज़ें हैं छोटी छोटी, उसके भी प्रैक्टिस आपको रखनी है। कम से कम हफ्ते में 2 बार तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कितना टाइम लगेगा? आधा घंटा भी नहीं लगेगा सारी प्रैक्टिस बनाने में एक बार, तो उसको करिएगा। सिद्धार्थ राज जी, सर मेरा कमेंट पहुंच रहा है, बिल्कुल पहुंच रहा है नितेश जी। चलिए। हम्म। आर्मी बॉय जी, हैव अ ब्यूटीफुल डे सर। थैंक यू बच्चा, आपका भी, मेरा भी, सबका। ठीक, चलिए, आपका भी दिन शुभ हो। चलो बच्चा, आज की क्लास, पहली क्लास लेते हैं। और आज का जो हेडिंग है, मानव में गुणसूत्रीय विकार पढ़ना है। सबसे पहले पहला हेडिंग हम लोग क्या डालेंगे? मानव में गुणसूत्रीय विकार। मानव में गुणसूत्रीय विकार, गुणसूत्रीय विकार, या विकारों लिखो, विकारों का, मानव में गुणसूत्रीय विकारों का रेखा चित्र द्वारा वर्णन करें। रेखा चित्र द्वारा वर्णन करें, ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना? तो मानव में अगर पूछेगा कितने प्रकार के गुणसूत्रीय विकार होते हैं, तो 2। एक लिंग संलग्न होता है और एक कायिक कोशिक गुणसूत्रों में होता है। एक लिंग गुणसूत्रों में और एक कायिक गुणसूत्रों में, दोनों में होता है। चलिए, चलो लाइव आ जाओ बच्चा, तब तक अभी सभी लोग। कोई बता सकता है बच्चा? चलो बच्चा, सुबह सुबह श्री कृष्ण कुमार जी केशरी, आपका प्रणाम स्वीकार। सभी बच्चों को प्रणाम मेरी तरफ से। चलिए बच्चा, बबलू जी ऐसा नहीं है, सबको एक ही तराजू में रख के मत तौलो अपनों, चाहे तुम्हारे दोस्त हो बच्चा, चाहे कोई भी हो, ठीक? चलो, तो सबसे पहले इसको बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना? क्लास मत छोड़िए बच्चा। तो मानव में गुणसूत्रीय विकार कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। वो कैसे होते हैं? विकार मतलब दोष, मतलब गुणसूत्रों की कमी और अधिकता होने के कारण मनुष्यों में कौन कौन से रोग या डिजीज या सिंड्रोम होते हैं, उनकी बात की जा रही है, ठीक है ना? तो सबसे पहले इसके उत्तर में हम लोग बनाएंगे क्या, एक चीज ध्यान रखना। कहा है कि रेखा चित्र द्वारा वर्णन कीजिए, तो इसका उत्तर हम लोग कैसे बनाएंगे और क्या लिखेंगे, इस बात का भी विशेष ध्यान रखिए। उत्तर में क्या लिखेंगे और क्या बनाएंगे, ठीक? तो सबसे पहले मान लो कह रहा है कि मनुष्यों में नर है, नर या मेल। एकदम आराम से पढ़ना है, ये डीएनए वाला चैप्टर बहुत सारे बच्चों को क्लियर नहीं होता है, तो जल्दबाजी में पढ़ने की कोशिश मत करना, ठीक ना? इसीलिए हम इसको आराम से पढ़ा रहे हैं। 3-4 दिन जो भी लगे, आज तीसरी क्लास है, ठीक है ना? हम नहीं चाह रहे हैं कि जल्दी जल्दी खत्म किया जाए, तो उस चक्कर में बच्चों को समझ में ना आए, ठीक? चलो, तो जो नर है इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। और जो मादा है इसमें भी गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है बच्चा? 46, ठीक है ना? गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो गई? 46। ये क्या है? गुणसूत्र है। आराम से समझो, अभी देखो गुणसूत्रीय विकार कितना आराम से बनाने और समझने में कितनी आसानी हो जाएगी, ठीक? तो मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या चाहे नर हो या मादा, दोनों में कितनी होगी? 46, ठीक है ना? मिस्टर विवेक कुमार जी, आपका कमेंट आ रहा होगा फिलहाल अभी, ठीक है ना? अच्छा, ये किकारो हो गया है, सॉरी सॉरी, लिखने में भी ना यहाँ वी रहेगा।
ठीक, चलो अब सीधे पढ़ाई पे फोकस करो। अब इस गुणसूत्र को कितने प्रकार से लिखा जाता है, कैसे लिखा जा सकता है? इसको लिखा जा सकता है, या करके लिख लो, इसको लिख सकते हैं 44 प्लस एक्स वाई। इसको लिख सकते हैं या 44 प्लस यक्स यक्स। तो ये जो यक्स यक्स और यक्स वाई है, किनारे वाले दोनों कुछ हिस्सों को हम लोग कहते हैं लिंग गुणसूत्र। इस हिस्से को क्या कहते हैं बच्चा? इस हिस्से को कहोगे लिंग गुणसूत्र। लिंग गुणसूत्र। तो मनुष्य में अगर पूछेगा लिंग गुणसूत्र कितने होते हैं, तो 2। इसको भी हम लोग क्या कहेंगे? लिंग गुणसूत्र। लिंग गुणसूत्र, ठीक। और ये जो 44 है बच्चा, ये 44 संख्या में, इसको हम लोग कहेंगे दैहिक गुणसूत्र। क्या कहेंगे? दैहिक गुणसूत्र। दैहिक गुणसूत्र, ठीक। और इसमें भी ये जो 44 है बच्चा, इसको हम लोग क्या कहेंगे? चलो यही लिख दे रहे हैं, दैहिक गुणसूत्र। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछता है, इसलिए हम यहां लिख रहे हैं, वरना लिखते नहीं। तो अगर पूछेगा स्त्रियों में जो लिंग गुणसूत्र होता है वो कौन कौन से, तो एक्स एक्स। पुरुषों में जो लिंग गुणसूत्र होता है वो एक्स वाई। स्त्रियों में दैहिक गुणसूत्रों की संख्या कितनी? 44। तो पुरुषों में दैहिक गुणसूत्रों की संख्या वो भी कितनी? 44। और पुरुषों में होगा बच्चा क्या? शुक्राणु जनन। क्या होगा? शुक्राणु जनन, जिसके कारण 2 प्रकार के शुक्राणु बनेंगे। और शुक्राणु जनन होता है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के कारण। तो 22 इसमें और फिर इसमें से 1 यक्स, और बचा हुआ 22 दूसरे शुक्राणु में और 1 वाई। तो पुरुषों में 2 प्रकार के गुणसूत्र, 22 और 1 23 गुणसूत्र एक जगह, और 22 और 1 23 गुणसूत्र एक जगह। कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के कारण, ठीक है ना? ठीक बच्चे, अगला सेम काम स्त्रियों में भी करोगे। इसमें भी जब होगा क्या? अंडाणु जनन। क्या होगा? अंडाणु जनन होगा। और अंडाणु जनन होने के कारण इसमें केवल 1 प्रकार के गुणसूत्र बनेंगे, 22 प्लस एक्स और 22 प्लस एक्स। इसमें भी गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो गई? 23। और इसमें भी कितनी हो गई? 23। लेकिन कह रहा गुणसूत्रीय विकार होते समय जब अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है, तो स्त्रियों में जब अर्धसूत्री कोशिका विभाजन हो रहा था, तो इनमें किसी एक में लिंग गुणसूत्रों की क्या हो गई? कमी हो गई। लिंग गुणसूत्रों की क्या हो गई? कमी हो गई, जिसके कारण लिंग गुणसूत्रों में एक भी नहीं पहुंचे, 0 रह गए। और जो इसमें का लिंग गुणसूत्र था बच्चा, वो चला गया किसमें? वो चला गया इसमें, जिसके कारण इसमें एक लिंग गुणसूत्र क्या हो गए? बढ़ गए। मतलब इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो गई? 24 हो गई। तो मानव में लिंग गुणसूत्रीय विकार या दोष उत्पन्न कब हो रहा है? जब स्त्रियों में अंडाणु जनन की क्रिया के समय किसी एक ओवम या अंडाणु में लिंग गुणसूत्रों की अनुपस्थिति हो जाए, या वह लिंग गुणसूत्र किसी दूसरे अंडाणु में क्या कर जाए? प्रवेश कर जाए। तो 23 की जगह उसमें 24 गुणसूत्र हो जाएंगे, और इसमें 23 की जगह 22 हो जाएंगे। मतलब इसमें दैहिक गुणसूत्र है, लिंग गुणसूत्र नहीं है। अब निषेचन की क्रिया में शुक्राणु जाएगा किसके पास? अंडाणु के पास। निषेचन की क्रिया में किसके पास? ये शुक्राणु जाएगा किसके पास? इसके पास। फिर यही एक बार जाएगा किसके पास? इसके पास, ठीक। तो इसको लिखा जाए पहले समझने के लिए। यहां से 22, यहां से 22, तो दैहिक गुणसूत्र हो गए 44 प्लस यहां से 1 यक्स, यहां से 0, तो ये यक्स। केवल गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो गई? 45 हो गई, ठीक। दूसरा, यहां से 22 और यहां से 22, 22 और 22 कितने हो गए? 44। यहां से 2 यक्स और यहां से 1 यक्स, मतलब यहां पे है कुल गुणसूत्रों कितने? लिंग 3। और ये कितना होगा? 44, 45, 46, 47। गुणसूत्रों की संख्या कितनी? 47। दूसरे केस में आओ। दूसरे केस में क्या है? ये वाला मिलेगा किससे? इससे मिलेगा, ठीक, इससे। और यही वाला फिर मिलेगा किससे? इससे मिलेगा, ठीक। तो यहां से 22 और यहां से 22, 44 और प्लस यहां से y आएगा, वहां तो कुछ नहीं है, तो यहां y। तो गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो गई? 45। और यहां से 22 हो जाएगा 44, और यहां से 1 y, वहां से 2 x प्लस x x y, ये हो जाएगा कितना? 47, ठीक है ना? ये बनाने आ जाएगा। चलो बच्चा, हाँ बंद हो जाना चाहिए, देखा जाएगा उसको बच्चा। अभी फिलहाल इसको समझिए। तो कह रहा है कि गुणसूत्रों की संख्या इसमें दैहिक गुणसूत्र कितने हैं? 44। इसमें भी 44, इसमें भी 44, इसमें भी 44। तो दैहिक गुणसूत्रों में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। लेकिन लिंग गुणसूत्र यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ कितने हैं? 3 है। तो लिंग गुणसूत्रों में जब अधिकता होगी, लिंग गुणसूत्रों में जब क्या होगा? अधिकता होगा। तो अधिकता होने के कारण जो बीमारी होती है उसे कहते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम।
क्या कहते हैं, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। तो जब लिंग गुणसूत्रों में अधिकता होती है किसकी, गुणसूत्रों की, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। बात समझ में आ गई। तो ये भी क्या होगा, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। और जब लिंग गुणसूत्रों में कमी होती है गुणसूत्रों की, तो उसे कहते हैं हम लोग टर्नर सिंड्रोम। क्या कहते हैं, टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। तो लिंग गुणसूत्रों में कमी और अधिकता होने के कारण दो प्रकार की बीमारियां, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, वो भी। और जब भी लिंग गुणसूत्रों में केवल वाई गुणसूत्र होता है तो इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है इसकी। तो कभी कभी आप लोग सुने होंगे कि कोई महिला 3-4 महीने प्रेग्नेंट रही और उस बच्चे की अचानक मृत्यु हो गई, तो वो इसके कारण होता है, क्योंकि उसके लिंग गुणसूत्रों में केवल कौन से गुणसूत्र है, वाई गुणसूत्र है। ठीक है ना बच्चा, आप समझ जाओगे, बनाने आ जाएगा। पहले ये बताओ, यहाँ पे एक गुणसूत्र कम हुआ है इसलिए इसे कहा जाता है 2n-1 एकादि सूत्रता। यहाँ गुणसूत्र बढ़ा है तो इसलिए कहा जाता है 2n+1 त्रिसूत्रता या ट्राइसोमी कहते हो। और यहाँ भी बढ़ा है तो इसको क्या कहते हो, 2n+1। बताओ, बनाने आ जाएगा। सेंटअप एग्जाम है आर्यन दास जी, फिलहाल पढ़ाई पे फोकस कीजिए। आप बार बार एक ही कमेंट किए जा रहे हैं, सर आज सेंटअप एग्जाम है, सेंटअप एग्जाम। मेरा तो फोकस अपने पढ़ाई पे है, इसलिए मैंने सिर्फ चुपचाप समझाया, पर आपका फोकस आपकी पढ़ाई पे नहीं है बच्चा। ठीक है ना। तो आप जो एग्जाम है बच्चा उसको बाद में देख लेना, होगा तो देने जाना है, नहीं होगा तो मत जाना। लेकिन बच्चा अभी जो समझाया जा रहा है उस पर दिमाग लगाइए, जो चीज़ें सामने होती हैं उस पर जीना चाहिए। वर्तमान में ना जाइए, भविष्य आप सही नहीं कर सकते और जो बीत गया उसको भी आप सही नहीं कर सकते। तो वर्तमान में जो जी रहिए और वर्तमान में जो घटनाएं घटित हो रही है उसको सीखिए, समझिए। ठीक है ना बच्चा। चलिए, हाँ फिर से समझा दे रहे हैं। पुरुषों में गुणसूत्रों की संख्या 46, स्त्रियों में गुणसूत्रों की संख्या 46। इस 46 गुणसूत्र को हम लिख सकते हैं 44 + XX। इस 46 गुणसूत्र को लिख सकते हैं 44 + XY। जो 44 होते हैं पुरुषों में और स्त्रियों में उनको कहते हैं दैहिक गुणसूत्र और वो समान होते हैं। लेकिन जो लिंग गुणसूत्र होते हैं पुरुषों में उसे XY और स्त्रियों में XX कहते हैं, जो असमान होते हैं। अगर शुक्राणु जनन होगा तो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होने के कारण ये गुणसूत्र आधे आधे डिवाइड हो जाते हैं, 22 + X 22 + Y में 23 और 23। लेकिन स्त्रियों में जब ये अंडाणु जनन की क्रिया होती है तो यह विभाजन सही से नहीं हो पाता, जिसके कारण किसी एक अंडाणु में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कम हो जाती है और किसी एक में लिंग गुणसूत्रों की संख्या अधिक हो जाती है। और जब इनमें निषेचन की क्रिया होती है तो यदि गुणसूत्रों की संख्या में कमी आती है तो उसे टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। जो 2n मतलब द्विगुणित होता था उसमें से एक कम हो गया। और अगर कह रहे हैं इसमें गुणसूत्रों की संख्या अधिक होती है तो उसे क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम कहते हैं। बताइए, कोई बात नहीं बच्चा, ठीक है ना। कुशवाहा पूर्णिया से कोई बच्चा है, कोई बात नहीं, आराम से पढ़िए, कोई बात नहीं। बैच से है तो क्या हुआ, उसे क्या लेना देना, ठीक है ना। अगर आप लोगों ने एक्स्ट्रा लिया होगा तो उसमें पढ़िए उसको। ठीक, तो ये बात आप समझ जाओगे, समझ जाओगे ना। बताओ, तो इसी से रिलेटेड जो भी थियरी है वो यहाँ पे लिखा है, टर्नर सिंड्रोम। ऐसी स्त्रियां होती हैं जिनमें एक लिंग गुणसूत्रों में केवल एक यक्स गुणसूत्र उपस्थित होता है, अर्थात लिंग गुणसूत्रों के लिए एकल सूत्र अर्थात मोनोसोमिक 2n-1 या 44 + X हो जाती है। औसतन 5000 स्त्रियों में से एक टर्नर सिंड्रोम होती है। औसतन कितने में से, 5000 स्त्रियों में से एक टर्नर सिंड्रोम होती है। इस स्त्री का रूप पूर्ण विकसित नहीं होता है, कद छोटा होता है, जननांग अल्प विकसित होते हैं, स्तनों का विकास न होने से वक्ष चपटा होता है तथा जनद या अंडाशय अनुपस्थित या अर्ध विकसित होते हैं। इन स्त्रियों में मासिक धर्म भी नहीं होता है। इस प्रकार की स्त्रियां नपुंसक कहलाती हैं या उन्हीं को उंस कहते हो। ठीक है ना बच्चा। सिंड्रोम वह बीमारियां होती हैं जो गुणसूत्रों की कमी और अधिकता के कारण होती हैं। बच्चा गुड्डू कुमार जी, बात समझ में आ गई। तो ये उसके लक्षण होंगे और ये उसके शरीर में कैसे हो रहा है। ठीक, दूसरा कह रहा है क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम किसे कहते हैं। इनमें लिंग गुणसूत्रों में 2 के बजाय कितने हो जाते हैं, 3 हो जाते हैं। अतः यह लिंग गुणसूत्रों के ट्राइसोमिक या 2n+1 या 44 + XXY अवस्था पर आ जाते हैं। वाई गुणसूत्रों की उपस्थिति के कारण इनका शरीर लगभग सामान्य पुरुषों जैसा हो जाता है, लेकिन एक अतिरिक्त यक्स गुणसूत्र की उपस्थिति के कारण टेस्टिस, वृषण तथा अन्य जननांग छोटे हो जाते हैं और शुक्राणु भी नहीं बनते हैं और इन्हें कहा जाता है क्या, नपुंसक। तो ये इतना लिखोगे क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम के बारे में। यस सर जी, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। हाँ, एक डाउन सिंड्रोम होता है पर वह लिंग गुणसूत्रों में कमी और अधिकता के कारण नहीं होता है बच्चा। ये किनारे पर जो ये आप बनाए हो, कौन सा इसमें कमी और अधिकता के कारण नहीं होता है, वो होता है दैहिक गुणसूत्रों में कमी और अधिकता के कारण। मतलब इन जो 44 लिख रहे हो उसमें, इसलिए उसको इसमें नहीं बनाए हो। तो जब लिंग गुणसूत्रों में कमी और अधिकता के कारण रोग पूछेगा तो टर्नर और क्लाइनफिल्टर के बारे में बताइएगा। लेकिन जब दैहिक गुणसूत्रों में कमी और अधिकता या जो भी कहे कारण पूछेगा तब उसमें डाउन सिंड्रोम के बारे में बताइएगा। बात समझ में आई। क्यों, क्योंकि अगर इस 44 को हम पेयर में लिखे तो टोटल 22 जोड़ी बनेगा। ठीक है ना। ये 23वां जोड़ी लास्ट वाला होता है, तो 22 जोड़ी जो बनते हैं उसमें जो 21वां जोड़ी होगा, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है 21वां जोड़ी,
21वें जोड़े गुणसूत्रों की मौजूदगी क्या होती है किसके समान? अतिरिक्त होता है, एक अतिरिक्त। तो जब 21वें जोड़ी गुणसूत्र पर दो गुणसूत्रों के मुकाबले एक गुणसूत्र अधिक हो जाता है तो इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है? 47 हो जाती है। इसके प्रमुख लक्षणों में कद छोटा, मुख खुला हुआ, चौड़ा ललाट तथा ऑटोसोमल पॉलीडी हो जाता है। उदाहरण 21वें जोड़े समान गुणसूत्रों में अर्धसूत्री विभाजन के समय नॉन डिस्टिंक्शन के कारण होता है, मतलब वो एक दूसरे से अलग नहीं होते। तो एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, जब 21वें जोड़ी गुणसूत्र पर ट्राइसोमी हो जाए, मतलब यहां पर एक गुणसूत्र बढ़ जाए, क्या 2n+1 हो जाए, तब जाके उसमें कहोगे कि इसमें डाउन सिंड्रोम हो रहा है। तो डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में सर फर्क इतना है बच्चा कि टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम लिंग गुणसूत्रों में कमी और अधिकता के कारण होता है, जिसमें क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में लिंग गुणसूत्र बढ़ते हैं, टर्नर सिंड्रोम में लिंग गुणसूत्र घटते हैं। लेकिन इकलौती बीमारी है डाउन सिंड्रोम जो दैहिक गुणसूत्रों में एक गुणसूत्र अधिक होने के कारण है। तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखना, ठीक है ना। कमेंट आ रहा है विक्रम जी, पर फिलहाल अभी हम उस पर ध्यान दे रहे थे, ठीक है ना। हाँ, लिंग और दैहिक गुणसूत्र अलग अलग है, बीमारियां भी अलग अलग है, ठीक है ना। डाउन सिंड्रोम में जनन अंग तो प्रभावित नहीं हुआ होगा, नहीं, यहां कहीं जनन अंग के बारे में आपको नहीं लिखा हुआ मिला है, ठीक है ना। चलो मनीष जाटव जी, ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा कि हम खाना खुद बनाते हैं कि हमको नहीं बनाना पड़ता। हाँ चलो अच्छा, समझ गए होंगे। अब आते हैं वर्णांधता पे, कलर ब्लाइंडनेस पे, ठीक। चलो अब आते हैं वर्णांधता या कलर ब्लाइंडनेस पे, कलर ब्लाइंडनेस या वर्णांधता पे, वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस या वर्णांधता पे। अब बच्चा इसको सुनो, इसमें एक छोटी सी स्टोरी है। पहले स्टोरी ये है कि कलर ब्लाइंडनेस एक आनुवांशिक रोग है, अगर किसी को हो गया है तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी होता रह जाता है। तो पूछेगा जब कि आनुवांशिक रोगों का वर्णन कीजिए, तो उसमें एक वर्णांधता और हीमोफीलिया आराम बहुत ज्यादा पूछता है। तो आज केवल उतना दो ही पढ़ेंगे, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं सुकेश कुमार जी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसके जीवन पर, केवल जनन की क्रिया प्रभावित होगी और कुछ नहीं, ठीक है ना। चलिए, तो कलर ब्लाइंडनेस को समझने के लिए हम लोग एक कहानी पहले पढ़ लेते हैं। कहानी ये है कि कह रहा वर्णांध व्यक्ति लाल और हरे में अंतर में भेद नहीं कर पाता है। पहली बात, जो कलर ब्लाइंड व्यक्ति है लाल और अंदर में भेद नहीं कर पाते हैं। कुछ बच्चे इसको ऐसे याद कर लेते हैं कि जो कलर ब्लाइंड व्यक्ति होता है उसको लाल और हरा नहीं दिखाई देता है। बच्चा, उसको लाल और हरा दिखाई देता है, ये बात मानो, लेकिन वो ये नहीं समझ पाता है कि हम हरा देख रहे हैं कि लाल देख रहे हैं, या लाल देख रहे हैं कि हरा देख रहे हैं। उसको दिखाई देता है, ठीक है ना। चलो फिर लिखा, इसलिए इस रोग को लाल हरा अंधापन भी कहते हैं। यह एक प्रोटीन की कमी के कारण होता है और उस प्रोटीन को डेल्टोनिज्म प्रोटीन कहते हैं, इसलिए इस बीमारी का नाम डेल्टोनिज्म भी है। तो वर्णांधता को कितने नाम से जान चुके? 3 नाम से। वर्णांधता भी कह रहे हो, लाल हरा अंधापन भी कह रहे हो, प्रोटीन दोष भी कह रहे हो और डेल्टोनिज्म भी कह रहे हो। 4 नाम हो गया, 4 नाम से भी पूछेगा, ठीक है ना। फिर लिखा, स्पष्ट है कि वर्णांध व्यक्ति जिसको लाल और हरा नहीं दिखाई देगा, कलाकार, डिजाइनर, सज्जाकार, रेल या जहाज का ड्राइवर या अन्य जगहों पर वो अपना कार्य नहीं कर सकता। यह रोग सभी मानव प्रजातियों में पाया जाता है, सभी मानव प्रजातियों में पाया जाता है। और जो गोरे व्यक्ति होते हैं उसमें लगभग यह रोग कितने दर से फैलता है? तो यह रोग गोरे व्यक्तियों में 8% की दर से फैलता है और काले व्यक्तियों में 4% की दर से फैलता है। लेकिन स्त्रियों में 10 में से किसी एक स्त्री को होता है और पुरुषों में 5 में से किसी एक को होता है। इसका वर्णन सबसे पहले किसने किया था? हॉर्नर ने 1876 में। कहानी क्या रही? कहानी क्या रही? कहानी ये रही, कहानी का सारांश ये रहा कि कलर ब्लाइंडनेस को में व्यक्ति लाल और हरे में अंतर नहीं कर पाएगा, में अंतर नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाता है। दिखता है उसको पर अंतर नहीं कर पाता, ये चीज ध्यान रखना, ठीक। दूसरी कहानी का निष्कर्ष क्या रहा? इसके कारण इसको लाल हरा अंधापन कहते हो, अंधापन कहते हो, ठीक। तीसरी बात, यह प्रोटीन की कमी के कारण होता है, इसीलिए इसे प्रोटीन दोष भी कहते हो, इसे प्रोटीन दोष भी कहते हो। जिस प्रोटीन के कारण होता है उसे डेल्टोनिज्म प्रोटीन कहते हैं, डेल्टोनिज्म प्रोटीन कहते हैं, इसलिए इस बीमारी को डेल्टोनिज्म भी कहते हो। और इस रोग से ग्रसित व्यक्ति कलाकार, कलाकार, ड्राइवर और जो भी समझो एक्सेट्रा
नहीं बन सकता क्योंकि उसको रंग नहीं दिखाई देगा। और चौथी बात, इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था? फोरनर ने। कब? 1876 में। 1876 में। इतनी बातें आप लोगों को इसमें याद रखनी है, आराम से याद हो जानी है फिर, ठीक है ना? ये बातें आराम से याद रखिए, आराम से। ये भी हड़बड़ाहट में याद मत करिएगा, सब भूल जाएगा। तो अगर पूछेगा वर्णांतता से रिलेटेड, जब आंखें सामान्य रूप से रंग नहीं देख पाती हैं तो उसे वर्णांतता या कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। सामान्य रूप से रंग न लिखो बच्चा, सामान्य रूप से लाल और हरा रंग, ये से लिखो परिभाषा में, ठीक है ना? चलो, ये बीमारी कैसे होती है बच्चा? ये बीमारी आनुवांशिक रोग है, ठीक है ना? सर न्यू स्टूडेंट धर्म कुमार शाह। और यह बीमारी यक्ष सहलग्न रोग है। यक्ष सहलग्न यक्ष सहलग्न रोग है, सहलग्न रोग है। और यह बीमारी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होती है? स्थानांतरित होती है। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। वह बीमारियां जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती हैं उन्हें लिंग सहलग्न रोग या आनुवांशिक रोग कहते हो। कैसे फैलता है इसको समझो पहले तो। अगला देखो, इसमें क्वेश्चन पूछेगा यदि किसी, लिखेगा यदि किसी वर्णांध रोग से ग्रसित पुरुष का विवाह किसी सामान्य स्त्री से किया जाए तो, सामान्य स्त्री से किया जाए तो इनके संतानों में किस प्रकार के लक्षण पाए जाएंगे? किस प्रकार के लक्षण पाए जाएंगे। ये रहा क्वेश्चन, ठीक है ना बच्चा? सर ब्लड ग्रुप पढ़ाइएगा प्लीज। हाँ पढ़ाएंगे, ठीक है ना? चलो क्वेश्चन पे ध्यान दो बच्चा। अब सुनो, इसको पढ़ने से पहले आप लोग एक विशेष चीज पर ध्यान दीजिए। इस पे फीमेल या मादा के लिए क्या क्या कंडीशन है। अगर कहीं यक्ष लिखा हो तो इसे कहना सामान्य। क्या कहोगे? सामान्य। यक्ष है तो भाई स्त्री के लिए तो सीधा लिखोगे सामान्य स्त्री। कहीं लिखा हो यक्ष और किसी एक यक्ष पे कुछ भी पावर में लिखा हो, डॉट हम लगा दे रहे हैं, आप लोग वहां समझिएगा कि कुछ पावर में होना चाहिए, ठीक है ना? ठीक, तो इसको कहोगे वाहक। वाहक मतलब जो उस बीमारी को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले तो जाएगा पर खुद ग्रसित नहीं होगा। और अगर यक्ष लिखा हो और दोनों यक्ष के ऊपर कुछ पावर में लिखा हो तो उसे मान लेना ग्रसित। क्या मान लोगे? ग्रसित, पहला कंडीशन। दूसरी बात आप लोगों को ये याद रखनी है, अगर लिखा हो XY तो उसके लिए मान लेना सामान्य, ये पुरुष के लिए है। और अगर लिखा हो X और उस X पे डॉट हो और Y पूरी तरीके से सामान्य हो तो इसे मान लेना ग्रसित। एक पुरुष कभी वाहक नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना, पुरुष कभी वाहक नहीं होगा। तो आनुवांशिक रोगों को जब भी पढ़ना बच्चा आप, तो आनुवांशिक रोगों को पढ़ने से पहले इस चीज को आराम से याद रखना। इस चीज को आराम से याद रखना। ये आप लोगों को ये 5 वर्ड आप याद रखिएगा। आनुवांशिक रोगों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य कौन करेगा? स्त्री या यक्ष सहलग्न रोग की बात कर रहा हूं, मतलब वह रोग जो यक्ष गुणसूत्रों के कारण फैलता है। तो पुरुष या तो सामान्य होगा या तो उस रोग से ग्रसित होगा, लेकिन स्त्रियां सामान्य भी हो सकती हैं, उस रोग से ग्रसित भी हो सकती है, उस रोग का वाहक भी हो सकते हैं। अब आते हैं अपने प्रश्न पे। इसके उत्तर में क्या करोगे? उत्तर में कह रहा है कि यदि किसी वर्णांध रोग से ग्रसित पुरुष, तो लिखोगे वर्णांध पुरुष, मतलब यह इस रोग से क्या है? ग्रसित है, उसको लाल और हरा नहीं दिखाई देता है। और कह रहा है उसकी जो शादी हो रही है बच्चा, वो किससे हो रही है? सामान्य स्त्री से। सामान्य स्त्री से। क्वेश्चन में अगर स्त्री के बारे में पहले दिया है तो स्त्री को पहले, क्वेश्चन में यदि पुरुष के बारे में बाद में दिया तो पुरुष को बाद में, जैसे जिसका दिया होगा क्वेश्चन वैसे कीजिएगा। ठीक, आप सुनो, यहां आराम से समझो।
वर्णांध पुरुष, मान लो कह रहा है कि मैं एक व्यक्ति हूं जिसको लाल और हरा में अंतर करने में अंतर हो रहा है, दिक्कत हो रही है, और मेरी शादी किसी ऐसी महिला से हुई जिसको लाल और हरा दिखता है, तो पूछ रहा है कि हमारे जो बच्चे होंगे वो कैसे होंगे। तो वर्णांध पुरुष मतलब वो उस रोग से क्या है, ग्रसित है, तो उसके लिए क्या लिखोगे, यक्स वाई, ये तो पुरुष है, और वर्णांध को इंग्लिश में क्या लिख रहे थे, कलर ब्लाइंडनेस, तो सी हम यहां लिख देना, सी का मतलब है कलर ब्लाइंडनेस या वर्णांध। ठीक, और जो स्त्री है वो कैसी है, सामान्य है, तो सामान्य के लिए क्या लिखोगे, केवल यक्स यक्स। तो अब ये हो गया क्या, गुणसूत्र हो गए, गुणसूत्र, और इस गुणसूत्र में बचा अब क्या बनेगा, युग्मक। जनन की क्रिया होनी है तो मेरे अंदर शुक्राणुओं का निर्माण होगा, तो युग्मक बनेंगे दो प्रकार के, एक बनेगा ये वाला और एक बनेगा ये वाला, और इसके अंदर होगा अंडाणु जनन, तो इनके अंदर बनेगा एक यक्स और एक ये वाला यक्स। अब होगा बच्चा निषेचन, तो ये वाला मिलेगा इससे, तो यहां से आएगा यक्स पे पावर यक्स सी, और यहां से यक्स पे पावर कुछ नहीं, ये वाला मिलेगा इससे, तो यक्स पे पावर सी यहां से, और यहां से एक यक्स सामान्य, और ये वाला मिलेगा इससे, तो ये हो जाएगा एक्स और वाई, ये वाला मिलेगा इससे, तो ये हो जाएगा एक्स और वाई। तो जितने बच्चे हमारे अगर लड़के पैदा होंगे तो लड़के कैसे होंगे सामान्य होंगे। ठीक, और अगर लड़कियां पैदा होंगी तो लड़कियां पैदा होने का मतलब वो यक्स पे किसी एक पे कुछ आया है, तो वो उस रोग की क्या होंगी, वाहक होंगी, वर्णांधता की क्या होंगी, वाहक होंगी। ठीक, और ये कौन सी पीढ़ी थी, प्रथम पीढ़ी। तो हमारी पीढ़ियों में जो बच्चे होंगे वो कैसे होंगे, लड़कियां पैदा होंगी तो उस रोग के वाहक। हाँ, प्रतिशत में पूछेगा, हाँ तो वैसे लिख लोगे क्या बच्चा सही लिख रहा है, एक प्रतिशत में पूछेगा तो लिखोगे 50% वाहक और 50% सामान्य, तो परसेंटेज में रेशियो कितना आएगा, 50-50%, और अनुपात में पूछेगा तो 2:2। ये बात भी आराम से आप लोग याद रखिए, कुछ इस तरीके से हम लोग बनाएंगे। ठीक, वर्णांधता आप समझ गए, बताइए, वर्णांधता समझ गए, बताओ, वर्णांधता समझ जाओगे। ऐसे आपने कुछ क्वेश्चन बनाइएगा, हो सकता है हम उसमें जब प्रैक्टिस कराएंगे कल तो उसमें हम डाल देंगे और क्वेश्चन आप लोगों का प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है ना, डेल्टोनिज प्रोटीन को बाहर से नहीं ले सकते हो, ठीक है ना। चलो, बात समझ में आ गई। नहीं, कोई भी ड्राइवर के केस में आप नहीं पास होंगे, रेलवे के ड्राइवर तो भूल ही जाएगा, लेकिन लोको पायलट बनेंगे, नहीं बन सकते, ये रोग है किसी को। कलर ब्लाइंड टेस्ट होता है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है ना। ऑटोसोम या लिंग गुणसूत्र किसे कहते हैं, वह गुणसूत्र जो हमारे शारीरिक संरचना के निर्माण के लिए जिम्मेदार होते हैं उसे लिंग गुणसूत्र कहते हो, जबकि सेक्स क्रोमोसोम हमारे जनन अंगों का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। सॉरी, दैहिक गुणसूत्र जो था वो शारीरिक संरचना, सेक्स क्रोमोसोम हमारे दैहिक गुणसूत्रों का निर्माण करेगा। हाँ, ऑटोसोम्स, ऑटोसोम्स हमारे सुभाष शर्मा जी शारीरिक संरचना का निर्माण करते हैं। चलिए, न्यू स्टूडेंट बैड बॉय जी बताओ। चलिए बच्चा, चलो अब आते हैं हीमोफीलिया पे। तो हीमोफीलिया पे भी एक कहानी जैसे उसमें पढ़े थे और उससे क्वेश्चन कर लेंगे, और कल इससे फिर प्रैक्टिस करवा लेंगे जब ऑब्जेक्टिव करा रहे होंगे। ठीक, तो हीमोफीलिया से रिलेटेड कहानी पढ़ ली जाए। हीमोफीलिया से रिलेटेड जो कहानी है उसमें कह रहा है इसे ब्लीडर रोग भी कहते हैं, पहली लाइन। दूसरा, यह एक लिंग संलग्न रोग या है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होता है, स्थानांतरित होता है, क्योंकि अनुवांशिक रोग है। ऐसे व्यक्ति से निकला रक्त फैक्टर 8 मतलब कारक जीन 8 की कमी के कारण होता है, जिसे फैक्टर 9 की कमी के कारण थक्का बनने में असमर्थ रहता है। अतः यह व्यक्ति रक्त की कमी से मर सकता है। हीमोफीलिया जीन 10वें गुणसूत्र पर मौजूद होता है, मतलब हमारा जो 10वां जोड़ी गुणसूत्र है उसमें पाए जाते हैं हीमोफीलिया रोग के जीन। इसका प्रारंभ महारानी विक्टोरिया से हुआ था। महारानी विक्टोरिया के माता पिता में यह रोग नहीं था, हीमोफीलिया नहीं था, लेकिन महारानी विक्टोरिया के संतानों में यह रोग हुआ। अनुमानता है महारानी विक्टोरिया को यह रोग जीन उत्परिवर्तन के कारण हुआ रहा, और महारानी विक्टोरिया के जो पति थे उन्हें यह रोग नहीं था, जिनका नाम था अल्बर्ट। ठीक है ना। चलो अब इसकी कहानी सुनते हैं थोड़ा सा और। ठीक, इसकी कहानी सुनते हैं। कहानी में क्या क्या लिखोगे, पहले तो लाइन हम लोग लिखेंगे जो वो है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया, कहानी का मुख्य हेडिंग हीमोफीलिया। ठीक, तो हीमोफीलिया में सबसे पहली वर्ड क्या लिखोगे, इसे ब्लीडर डिजीज, इसे क्या कह रहे हो, ब्लीडर, हाँ ब्लीडर रोग, इसे ब्लीडर रोग, ब्लीडर रोग कहते हो। ठीक, दूसरा, इस रोग से ग्रसित होने पर
रक्त का थक्का, थक्का मतलब रक्त का जमना नहीं होता है, नहीं होता है। तीसरी लाइन क्या लिखोगे? ये किसके कारण होता है? फैक्टर 8 के कारण, या इसी को लिख सकते हो कारक। फैक्टर मतलब कारक, कारक 8 के कारण होता है। और उसकी कमी अधिकता तो कमी के कारण होता है। हीमोफीलिया रोग के जो जीन हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? तो वह जीन पाए जाते हैं 10वें गुणसूत्र पर, 10वें गुणसूत्र पर। ठीक, अगली कहानी क्या लिखोगे? यह रोग सबसे पहले किसको हुआ था? तो यह रोग सबसे पहले हुआ था इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया को, महारानी विक्टोरिया को। किस कारण हुआ था? तो यह रोग महारानी विक्टोरिया को हुआ था, किस कारण हुआ था बच्चा? तो यह रोग महारानी विक्टोरिया को हुआ था उत्परिवर्तन के कारण। और किसमें? जीन में। किसमें? जीन उत्परिवर्तन के कारण। ठीक, अगली बात क्या लिखोगे? इनके जो माता पिता थे, माता पिता किसके? महारानी विक्टोरिया के। सॉरी, एरो गलत जगह लगा दिए। इनके जो माता पिता थे महारानी विक्टोरिया के, वो क्या थे? सामान्य थे। और इनके पति जो थे, कौन? एल्बर्ट, वो भी पूरी तरीके से क्या थे? सामान्य थे, सामान्य थे। इसीलिए एलिजाबेथ जो महारानी अभी जिनकी डेथ हुई है इंग्लैंड की, वो लोग देखते थे हाथ में ग्लव्स वगैरह पहने रहते थे ताकि सुई हुई वगैरह भी ना चुभे, जिसके कारण खून ना निकले। ठीक है ना? बताओ। ब्लीडर रोग, रक्त का थक्का। मेरी हिंदी इतनी बढ़िया है कि हम क्या ही बताएं, नजर ना लगे किसी की। रक्त का थक्का नहीं होता है, ठीक है ना? मतलब वो जमता नहीं है। चलिए, इतनी बातें याद हो जाएंगी। अब इसको भी उसी तरीके से पढ़ेंगे जैसे हम लोगों ने कलर ब्लाइंडनेस को पढ़ा था। तो इसमें एक क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन लिखा जाए। प्रश्न जो है क्या लिखोगे? यदि किसी हीमोफीलिया रोग से ग्रसित स्त्री, यदि किसी हीमोफीलिया, यदि किसी हीमोफीलिया, हीमोफीलिया रोग से ग्रसित स्त्री, रोग से ग्रसित स्त्री का विवाह सामान्य पुरुष से किया जाए तो, सामान्य पुरुष से किया जाए तो, सामान्य पुरुष से किया जाए तो इनके संतानों में किस प्रकार के लक्षण पाए जाएंगे? किस प्रकार के लक्षण पाए जाएंगे? ठीक, या यही क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसे पूछ देगा कि हीमोफीलिया रोग से ग्रसित स्त्री, कहने का मतलब महारानी विक्टोरिया, इनका विवाह किससे हुआ? एक सामान्य पुरुष, एल्बर्ट को वो रोग नहीं था, तो इनके संतानों में। तो कभी कभी यही कह देता है महारानी विक्टोरिया के संतानों में कौन कौन से रोग थे। ठीक है ना? ठीक है ना? तो इसको समझने की कोशिश करो। उत्तर में क्या लिखोगे? उत्तर में क्या लिखोगे? हीमोफीलिया रोग से ग्रसित स्त्री, तो लिखोगे हीमोफीलिया स्त्री, हीमोफीलिया स्त्री। और इसका विवाह किससे हुआ था? सामान्य पुरुष से। क्या लिखोगे? सामान्य पुरुष। तो अभी जो चार्ट हम लोग ये पढ़ रहे थे, ये कहाँ गया? ये इसी हिसाब से फिर चलेंगे। ठीक है ना? इसी हिसाब से फिर चलेंगे। चलो, सबसे पहले क्या लिखोगे? गुणसूत्र कौन कौन से हैं इसमें? तो सबसे पहला गुणसूत्र की बात की जाए तो हीमोफीलिया रोग से क्या है? स्त्री ग्रसित है, तो ग्रसित होने के लिए हम H लिख दे रहे हैं। H का मतलब हीमोफीलिया, तो दोनों पे लिखना पड़ेगा। देखो यहाँ लिखे हैं हम लोग, यहाँ दोनों पे रहेगा तभी ग्रसित, एक पे रहेगा तो वाहक, तो इसलिए हम दोनों पे H लिखे।
ठीक, पुरुष कैसा है, सामान्य, तो ये एक्स वाई लिखोगे। सबसे पहले क्या बनेंगे, युग्मक बनेंगे। तो इसमें कितने प्रकार के बनेंगे, एक ही प्रकार का, क्योंकि महिला है और दोनों पे यक्ष यच है। और इसमें दो प्रकार के बनेंगे, एक यक्ष और एक वाई। निषेचन की क्रिया में हमेशा शुक्राणु जाएगा किसके पास, अंडाणु के पास। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, यहाँ से आएगा एक्स पे पावर एच और यहाँ से आएगा सामान्य, यहाँ से आएगा एक्स पे पावर एच और यहाँ से आएगा वाई, यहाँ से आएगा, इसको किसी और कलर से कर लेते हैं, यहाँ से आएगा एक्स पे पावर एच और यहाँ से एक्स, और यहाँ से आएगा एक्स पे पावर एच और वाई। अब ये कौन सी पीढ़ी है बच्चा, तो ये है प्रथम पीढ़ी, प्रथम पीढ़ी है। तो हीमोफीलिया रोग की जो वाहक स्त्री थी वो क्या हो जाएगी, वाहक, वाहक, उनकी बेटियां जो होंगी वो क्या होंगी, वाहक, और उनके जो बच्चे होंगे वो हीमोफीलिया से क्या हो जाएंगे, ग्रसित। ठीक है ना, इसको क्या कहोगे, ग्रसित पुरुष, क्या कहोगे, ग्रसित पुरुष। बात समझ में आ गई, ठीक है ना। इसको क्या कहोगे, वाहक स्त्री, और जो बच्चे थे वो क्या हो गए, ग्रसित हो गए, तो इसको क्या कहोगे, ग्रसित पुरुष। तो इसका भी अनुपात अगर निकालना होगा तो दो लोग वाहक है, दो लोग ग्रसित हैं, तो अनुपात में क्या लिखोगे, 2:2। परसेंटेज में वही आएगा 50-50%, दो लोग वाहक दो लोग ग्रसित, 50% और 50%। तो अब मुझे नहीं लग रहा बच्चा आप लोगों को समझने में दिक्कत हो रही होगी, एकदम अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना बच्चे, बताओ बताओ, ये वाला लिख कर लोगे आप, अभी भी है, इस रोग का प्रसार हुआ है, ऐसा नहीं है केवल महारानी विक्टोरिया में, सबसे पहले उनके शरीर में देखा गया था, ठीक है ना, ये बात है, सबसे पहले उनके शरीर में देखा गया था। चलो वाहक का मतलब जो रोग को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है। तो एक रोग को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम कौन कर रहा है, स्त्री कर रही है, पुरुष थोड़ी कर रहा है। पुरुष तो सीधे ग्रसित हो जा रहा है, या तो पुरुष सामान्य है, लेकिन स्त्री सामान्य भी है, ग्रसित भी है, और रोग को फैलाने का भी कार्य करती है, ठीक है ना। चलिए MSD जी वो क्लास निकल गई, आप लेट हैं काफी, तब उस क्लास को देखना चाहिए। ओके, महारानी विक्टोरिया उस रोग से ग्रसित थी, उनकी बेटियां उस रोग की वाहक हैं, ठीक है ना। चलो समझ में आ गया, ये समझ में आ गया ये टॉपिक। चलिए, हाँ, ब्लड की कमी होने के कारण इसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि रक्त जमेगा नहीं जल्दी। स्त्री ही क्यों वाहक होती है गौरी वर्मा जी, क्योंकि स्त्रियों में 2 यक्ष गुणसूत्र पाए जाते हैं और पुरुषों में केवल 1 यक्ष गुणसूत्र पाए जाते हैं, और हीमोफीलिया और वर्णांतता यक्ष संलग्न रोग है, इसलिए, ठीक है ना, उसके जीन जो होते हैं वो यक्ष गुणसूत्र पे पाए जाते हैं। चलो अब पढ़ते हैं किसको, थोड़ा सा ब्लड के बारे में, और ब्लड से रिलेटेड ज़्यादा हम लोग रिसर्च नहीं करेंगे बच्चा, सीधे सीधे हम लोग जितना बना रहे हैं हम उतना आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ब्लड ग्रुप को कार्ल लैंड स्टीनर ने एबीओ कहा था। तो अगर कहेगा एबीओ रक्तवर्ग की खोज किसने की थी, तो सीधे से कहिएगा एबीओ रक्तवर्ग की खोज कितनी थी, कार्ल लैंड स्टीनर ने। इन्होंने ब्लड ग्रुप को कितने पार्ट में डिवाइड किया था बच्चा, तो इन्होंने ब्लड ग्रुप को कुल 4 पार्ट में डिवाइड किया था। कितने पार्ट में, 4 पार्ट में। आराम से समझिएगा, जल्दबाजी मत करिएगा। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला ब्लड ग्रुप ए, दूसरा ब्लड ग्रुप बी, तीसरा ए बी और चौथा बी, सॉरी ओ, चौथा क्या हो गया, ओ। अब किस आधार पर विभाजित किया था, तो उन्होंने कहा कि इस ब्लड ग्रुप में कुछ जीनोटाइप और फिनोटाइप लक्षण पाए जाते हैं, कुछ जीनोटाइप और फिनोटाइप लक्षण पाए जाते हैं। आराम से जितना समझाएंगे उतना ही समझिएगा, ब्लड में रिसर्च मत करिएगा बैठ के। पहला उन्होंने कहा IOIA एंटीबॉडी एंटीजन, फिर IAIA, दूसरा IOIB तीसरा IAIB, चौथा IOIO। ठीक है बच्चा, इतनी बात समझ में आ गई। अब सुनो, ठीक है ना। अब हम अगर इसको काउंट करें, क्या करें, काउंट करें। चलो भैया किस कलर से ले लें, येलो से ले लेते हैं। ये है पहला, ये है दूसरा,
ये है तीसरा, ये है चौथा, ये है पांचवा और ये है छठवां नंबर। तो पूछेगा कि यदि कि रक्त वर्ग ए और बी, ए बी और ओ में कितने जीन रूप होते हैं और कितने दृश्य रूप लक्षण। तो जब भी हम ब्लड ग्रुप टेस्ट कराते हैं तो हमको ये बताया जाता है, तो वह लक्षण जो हमें दिखाई देते हैं उसे क्या कहते थे, दृश्य रूप लक्षण कहते थे। दृश्य रूप लक्षण, या इसी को इंग्लिश में कहते थे फिनोटाइप। तो फिनोटाइप कितने होते हैं बच्चा, टोटल 4। और अगर पूछेगा कि कितने जीन रूप लक्षण होते हैं, जीन रूप लक्षण कितने होते हैं, तो 1 2 3 4 5 और 6। तो जीन रूप लक्षण कितने हो गए बच्चा, 6। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद हो जाएगा आप कि मनुष्यों के रक्त वर्ग में कितने जीन रूप और कितने दृश्य रूप हैं। सरवाई वाला बता देंगे बच्चा, हाइपर ट्राइकोप्सिस होता है वो, कान पर बाल उगने वाला, वो बाद में समझा लेंगे अभी जब जाएगा तब, ठीक है ना। तो अगर पूछेगा मनुष्य के शरीर में कितने जीन रूप, रक्त में कितने दृश्य रूप लक्षण, तो जीन रूप कितने हैं, 6 और दृश्य रूप लक्षण कितने हैं, 4, ठीक है ना। बात समझ में आ जाएगी। चलो, जब भी क्वेश्चन में कहेगा कम से कम और अधिक से अधिक रक्त कितने प्रकार के होंगे, कम से कम, कम से कम, जब भी कहेगा अधिक से अधिक, अधिक से अधिक, ठीक। ये दो बातों को भी आराम से सुनो, जीन रूप दृश्य रूप की बात समझ में आ गई। अब जब भी कहेगा कम से कम और अधिक से अधिक, तो जब कम से कम की बात करेगा तो दोनों पे सेम, दोनों पे सेम और दोनों पे सेम सेम, मतलब दूसरे, चौथे और छठवें की बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना। किसकी किसकी बात कर रहे हैं, दूसरे की, चौथे की और छठवें की। तो इस वाले बॉक्स से हम लोगों को चुनना है। जब भी कहेगा अधिक से अधिक, तो अधिक से अधिक में ये दोनों एक दूसरे से अलग है, ये दोनों एक दूसरे से अलग है और ये दोनों एक दूसरे से अलग है। तो 1 3 और 5 से चुनना है, किससे, 1 3 और 5 से, ठीक है ना। और जब दोनों पर सेम प्रकार के जीन होते हैं तो उसे कहते हैं समयुग्मजी, आप लोग पढ़ चुके हैं समयुग्मजी। और जब दोनों पर जीन असमान होते हैं, एक दूसरे से अलग, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, विषम युग्मजी, विषम युग्मजी, विषम युग्मजी। कहने का मतलब यह है कि जब भी अधिक से अधिक प्रकार के रक्त वर्ग पूछेगा तो हम लोग समयुग्मजी लेंगे, जब भी कम से कम, सॉरी, अधिक से अधिक पूछेगा तो विषम युग्मजी लेंगे, और जब हम लोगों को कम से कम पूछेगा तो समयुग्मजी लेंगे। बात समझ में आ गई। कमेंट पहुंचता है आबिद जी, ठीक। ये बात समझ में आ जाएगी। ये वाला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हम करके दिखा दे रहे हैं, फिर प्रैक्टिस कल हम लोग कर लेंगे। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन यह है कि यदि किसी पुरुष का, यदि किसी पुरुष का, किसी पुरुष का रक्त वर्ग, रक्त वर्ग मान लो कह रहा है कि ए बी है, रक्त वर्ग ए बी है, जिसका विवाह, जिसका विवाह, ए बी वाला भी कठिन हो जाएगा तो इसको ए और बी में लेके चलते हैं। ए है, जिसका विवाह किसी बी रक्त वर्ग वाली, बी रक्त वर्ग वाली, जिसका विवाह किसी भी रक्त वर्ग वाली स्त्री से किया जाए तो, स्त्री से किया जाए तो इनके संतानों में, इनके संतानों में, अब मेन क्वेश्चन यही है, में के बाद या तो लिखा होगा कम से कम, या लिखा होगा, दोनों नहीं लिखा होगा, या लिखा होगा अधिक से अधिक, अधिक से अधिक कितने प्रकार के रक्त वर्ग पाए जाएंगे, कितने प्रकार के, दोनों नहीं लिखा होगा, क्वेश्चन में एक ही आएगा, रक्त वर्ग पाए जाएंगे, रक्त वर्ग पाए जाएंगे, पाए जाएंगे, ठीक। दोनों नहीं लिखा होगा बच्चा, कोई एक लिखा होगा,
या तो कम से कम, या तो अधिक से अधिक, या तो कुछ नहीं लिखा होगा। जब कुछ नहीं लिखा होगा तो हम अधिक से अधिक मानेंगे, ठीक है ना। वीडियो फंस गया सर, वीडियो फंस गया, रिवाइज। चलिए कोई बात नहीं, नेटवर्क प्रॉब्लम होगा विवेक जी, बाकी सबका कमेंट आ रहा है अच्छे से, ठीक है ना। चलो तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे इसको समझो। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग 2 बार इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि 2 तरीके से पूछा है। तो आधा हिस्सा हम यहाँ कर दे रहे हैं, आधा हिस्सा इस साइड करेंगे। तो कह रहा है यदि किसी पुरुष का रक्त वर्ग ए बी है, तो पुरुष का रक्त वर्ग क्या है बच्चा, ए बी नहीं है, सॉरी ए है, और जो स्त्री है उसका रक्त वर्ग क्या है, बी है, उसका रक्त वर्ग क्या है, बी है। तो कम से कम की बात कर रहा है, कम से कम की बात कर रहा है। तो हम लोग सबसे पहले, ये तो रक्त वर्ग हो गया, सबसे पहले क्या लिखेंगे, जीन। तो यहाँ पर जो हम लोगों ने लिखा था ये वाला हिस्सा, इससे चलेंगे। तो हम पहले निकालना है कम से कम का, ठीक है ना। तो कम से कम के लिए हम बोले हैं आपको किसमें से चुनोगे, 2, 4 और 6 में से। तो ए वाले में से, उल्टा लिख दिए हैं क्या यार, कम से कम में, हाँ ठीक है, ए वाले में से ये वाला लोगे जिसका ब्लड ग्रुप ए था, समान वाला। तो यहाँ पर लिखोगे क्या, आई ए और आई ए। और बी वाले में कम से कम में क्या लोगे, 4, 4 वहाँ लिखे हुए हैं, आई बी आई बी। यहाँ पे क्या लोगे, आई बी और आई बी लोगे, ठीक। अब कराओगे इसमें क्या, संकरण। तो यहाँ संकरण करने के लिए बच्चा आप एक बॉक्स बनाइएगा, लाइन खींच के भी बना सकते हो जैसे बनाते आए हो, लेकिन बॉक्स बनाइएगा, वो ब्लड ग्रुप के लिए सबसे सही माना जाता है, ठीक है ना। क्या करिएगा, बॉक्स बनाइएगा ऐसे, ठीक है ना बच्चे। चलिए इसको क्या करिएगा, बॉक्स में करिएगा। चलो तो जो इस साइड है आई ए और आई ए, इसको यहाँ कर लीजिएगा, और जो इस साइड है इसको ऊपर कर लीजिएगा, ऐसे आई बी और आई बी। अब जैसे मेंडल का नियम पढ़ते वक्त हम लोग भरे थे वैसे भरना। इसको इससे मिलाओगे, आई ए आई बी, इसको इससे मिलाओगे, आई ए आई बी, इसको इससे मिलाओगे, आई ए आई बी, और इसको इससे मिलाओगे, आई ए आई बी। और आई ए और आई बी का मतलब क्या होता है, ए बी। तो सभी में कम से कम उनके संतानों में ए बी रक्त होगा। कम से कम क्या आया, ए बी आया। सबका क्या आएगा, प्रथम पीढ़ी में, प्रथम पीढ़ी में सबका क्या आया बच्चा, ए बी। तो कम से कम में सबका क्या आ रहा है, ए बी। ये क्या है, कम वाला, कम से कम वाला है। कम से कम सभी बच्चों का, चाहे लड़के पैदा हो या लड़कियां पैदा हो, वो ए बी आएगा, ठीक है ना। चलिए बच्चा, अब दूसरी चीज, अब आते हैं अधिक से अधिक को करने के लिए। अधिक से अधिक करने के लिए हम लोग सेम यही लेंगे, ऊपर वाला, ये वाला हिस्सा क्या है, यही है, ठीक, ये वाला हिस्सा यही है। तो पुरुष का ए था, स्त्री का क्या था, बी था। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इसके जीन को लेंगे। तो अधिक से अधिक में हम लोगों को विषम वाला चुनना है। तो इसके लोगे आई ओ आई ए, और इसको लोगे क्या, आई ओ और आई बी। देखो हम बता दे रहे हैं, यहाँ पे हम लोगों ने चुना ही था, कहाँ गया, ये वाला। विषम वाले में अधिक से अधिक क्या लेंगे, आई ओ और आई बी, पहला और तीसरा, ठीक। अब जैसे इसको भरे थे हम लोग वैसे इसको भी भरेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, आई ओ आई ए, और यहाँ आई ओ और आई बी, ठीक। सेम जो काम उसमें किए हैं वही काम इसमें भी करना है। इसको इससे मिलाओगे तो दोनों हो जाएगा आई ओ, ये इससे मिलाओगे तो आई ओ आई बी, ये इससे मिलाओगे आई ओ आई ए, ये इससे मिलाओगे आई ए और आई बी, ठीक। अब सुनो जो सबसे जरूरी चीज है, आई ओ किसके सामने लिखा है, आई ओ सामने लिखा है ओ के, तो ये ब्लड ग्रुप हो गया क्या, ओ। आई ओ आई बी किसके सामने लिखा है, आई ओ आई बी लिखा है बी के सामने, तो ये ब्लड ग्रुप हो गया क्या, बी। आई ओ आई ए किसके सामने लिखा है, ए के सामने, तो ये ब्लड ग्रुप हो जाएगा क्या, ए। आई ए आई बी किसके सामने लिखा है, ए बी के सामने, तो ये ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए बी। तो अधिक से अधिक में ए भी है, बी भी है, ए बी भी है और ओ भी है। मतलब ए भी होगा, बी भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है और ओ भी हो सकता है। किस केस में, अधिक वाले केस में। किस केस में, अधिक वाले केस में। बात में समझ में आ गई। इसका अनुपात पूछेगा, नहीं लिख सकते, ठीक है ना। इसका अनुपात पूछेगा तो सब अलग अलग हैं, तो 1:1:1:1:1। परसेंटेज पूछेगा 25%, 25%, 25%, 25%। इसका अनुपात पूछेगा
तो सब एक जैसे हैं, तो सब एक जैसे हैं, तो ये सब क्या लिख सकते हो, सब एक जैसे हैं। ठीक, परसेंटेज पूछेगा तो सब 100% एक जैसे ही, कुछ नहीं बदलेगा। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। इंग्लिश वाले सर आए हुए हैं, तो आज क्लास यहीं पर छोड़ते हैं। ठीक है ना बच्चा, समझ में आ गया हो सारा टॉपिक तो जल्द बताइएगा, ठीक है ना। तो चलो इंग्लिश की क्लास के लिए अगर हो रही होगी तो मैसेज आएगा आप लोगों को, ठीक है ना। रिवाइज का टाइम खत्म हो गया बच्चा, कल कर देंगे इसको रिवाइज, फिर से यहीं से शुरू कर लेंगे, क्योंकि अब एक टॉपिक बचा है जुड़वा बच्चे। क्या बचा है, मानव में जुड़वा बच्चे, 3 प्रकार के जुड़वा बच्चे पढ़ेंगे हम लोग, भ्रांति यमज, फिर आइडेंटिकल ट्विंस और सियामेज, और उसके बाद फिर हम लोग करेंगे कुछ और टॉपिक कल, और फिर क्लास को किया जाएगा खत्म। कल उसको खत्म किया जाएगा, तो कल आप लोग एब्सेंट भी मत होइएगा, ऑब्जेक्टिव भी कल ही कराएंगे, ठीक है ना बच्चा। चलो बच्चा, कल मिलते हैं, गुड नाइट, दिन भर मुस्कुराइए, अच्छे से पढ़िए और अपना वक्त सिर्फ पढ़ाई को दीजिए, ये सबसे जरूरी है। ठीक है, ख्याल रखना अपना, ठीक है ना बच्चा, बाय।